हे गाइस, स्वागत है अपने चैनल पर। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं ये स्टोरी को गाइस। एक ट्रेन बहुत तेज स्पीड के साथ अपनी मंजिल की ओर दौड़े जा रही थी, लेकिन उस ट्रेन के छत के ऊपर कुछ लोग एकदम स्थिर खड़े थे। उन्हें जैसे उस ट्रेन के इधर उधर हिलने दुल्हन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके आसपास बहुत सी लाशें इधर उधर लुढ़क रही थी। पूरा बेस एकदम खूनी लाल था। 4-5 लोगों के सामने एक लाल कपड़ों में लिपटी लकड़ी अपने दोनों हाथों में चमचमाती तलवारें लिए खड़ी अपनी खतरनाक आंखों से उनको घूरे जा रही थी। उसके उस तलवार से खून टपक रहा था। अफकोर्स उसके कपड़ों का रंग जो लाल दिख रहा है वो सभी का खून है, जिससे उस कपड़े का असली रंग पता ही नहीं चल पा रहा था। उनमें से एक आदमी बोला, देखो तुम वो फॉर्मूला हमको दे दो। तुम भी जानती हो तुम ज्यादा देर तक जिंदा रह नहीं पाओगी, इसीलिए वो हमें दे दो ताकि हम उससे खुद का बिजनेस आसामान पे पहुंचा सके। तुमने बहुत लोगों का खून बहाया है, इसके पीछे अब बस करो। आखिर हम तुम्हारे अपने हैं। तुम्हें इतने तकलीफ में देख के हमें भी दुख हो रहा है बेटा। ये बोल के वो सभी धीरे धीरे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। वो लड़की एकदम शांत खड़ी थी, उसकी आंखें एकदम बेजान थी। बिना भाव के वो उनको अपनी ओर आता देख रही थी। जब वो महज 4 कदम की दूरी पे थे तो उन्होंने उसकी तरफ अपनी अपनी गन तान दी, जिसे देख के भी उस लड़की के भाव नहीं बदले। उसने हल्का मूव किया और वो वहां से गायब थी, लेकिन सामने खड़े सभी एक एक करके गिरने लगे। उनके शरीर से जगह जगह से खून बह रहा था। वहीं वो लड़की एक जंगल में चले जा रही थी, उस कदम लड़खड़ा रहे थे। आंखें रह रह के बंद हो रही थी, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। कुछ देर के बाद वो एक पहाड़ी के ऊपर खड़ी थी, जिसके नीचे लहरों की आवाजें आ रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था। जंगल के 3 जानवरों की आवाजें उस जंग में गूंज रही थी। यहाँ कोई जंगली भयानक जानवर नहीं थे। अब आज के जमाने में कहाँ ऐसे खूंखार जानवर आसानी से दिख जाते हैं। जहाँ वो होते हैं वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है। तभी आसमान में बिजली की आवाजें आने लगी और उसी के साथ कई लोगों के कदमों की आहट गूंजने लगी, लेकिन फिर भी वो लड़की पीछे नहीं घूमी, जैसे वो जानती हो कि ये कौन है। तभी एक आवाज वहां गुंजी। ये बिजली की आवाज थी। उसके साथ ही बारिश होने लगी, जैसे ये कुदरत भी इस दृश्य की गवाह बनने आए हो। वो लड़की पीछे घूमी, जहां कुछ लोग बड़े बड़े राइफल्स लिए खड़े उसी की तरफ पॉइंट किए हुए थे। उसमें से 2 लोग आगे आए जिन्होंने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी। दोनों के चेहरों पे मक्कारी भरी मुस्कान थी। वो लड़की बोली, कैसी हो मेजा आलिया, हमने तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं छोड़ी न। अब देखो न, अगर तुम हमारी बात पहले ही मान जाती तो आज तुम यहाँ नहीं एक आलीशान महल में नौकरों और ऐसो आराम के साथ जीती। अब हम तुम्हारी हर कामयाबी को दुनिया के सामने गद्दारी में बदल देंगे और तुमको एक देशद्रोही बना देंगे, जिससे जो दुनिया तुम्हारे गुणगान गाती है, तुम्हारी पूजा करती है, वो लोग तुम्हें नफरत करेंगे और थूकेंगी तुम्हारे नाम पे। फिर जोर से हंस के बोली, अच्छा होगा ना, तुम्हारे लिए मैंने कितना कुछ सोचा है, कितनी अच्छी बहन हूं ना मैं। और एक बात, तुम्हारे माँ बाप को भी ऐसे ही किसी मिशन के समय मेरे माँ बाप ने धोखे से मार दिया, लेकिन उन दोनों के पास बेहिसाब प्रॉपर्टी थी जिसके लिए उन्होंने तुम्हें गोद ले लिया। और मेरे भाई अपने बगल की तरफ इशारा करते हुए बोली, इसके साथ शादी करवाना चाहा ताकि तुम्हारे नाम पे जो प्रॉपर्टी तुम्हारे माँ बाप ने छोड़ी है और उसके साथ वो फॉर्मूला जो तुम्हारी फैमिली सीक्रेट थी, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पति को मिले। लेकिन जाने कहाँ से तुमको सब पता चल गया और हमारा प्लान फेल हो गया। लेकिन देखो न, है सबके झूठे प्यार में फंस के तुमने सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम वैसे ही कर दी, इसीलिए अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। इसी बीच उस लड़की के चेहरे से टपकता सारा खून उसके कपड़ों और चेहरे से हट गया था। अब उस लड़की का चेहरा साफ साफ दिखने लगा था। इस लड़की की हाइट लगभग 5 फीट 6 इंच, उम्र लगभग 24 साल की थी। रंग गेहुआ काली, गहरी आंखों, नैन नक्श जानलेवा, यानी बहुत खूबसूरत, लेकिन चेहरे पे कोई भाव नहीं, जैसे उसके ऊपर इमोशन का कोई असर हो ही ना। नहीं तो इतना सुनने के बाद कोई और लड़की चाहे जितनी मजबूत हो रो देती, लेकिन वो बिना भाव के उन सब के सामने खड़ी थी। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। वो जानती थी उसको धोखे से कुछ दिया गया था, जिससे उसके साथ ये सब हो रहा था। धीरे धीरे उसके सर का दर्द भी बढ़ता जा रहा था, नाक से खून बहने लगा। ये देख के सामने खड़ी लड़की, जिसका नाम नीति था, जोर जोर से हंसने लगी। वो बोली, वह क्या बात है, हमारा दिया जहर अपना काम बखूबी कर रहा है। फिर दांत पिसते हुए बोली, सच में तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी खूबसूरती मेरे आंखों में हमेशा चुभती थी। मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी और देखो आज तुम मेरे सामने ठीक वैसे ही खड़ी हो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे सबसे अच्छे, जान से प्यारे दोस्त को मैं अपना बना लूंगी और धीरे धीरे उसके मन में भी तुम्हारे लिए जहर भर दूंगी। सिर्फ तुम्हारे कारण उसने कभी मुझ पे ध्यान नहीं दिया। मैंने ही उसको एक मिशन के लिए बहुत दूर भेजवाया है ताकि वो तुम्हारी कोई मदद ना कर सके।
उसके बगल में खड़ा लड़का बोला, अगर तुम हमारी बात मान के मेरे साथ साधारण लड़की की तरह रहती तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखता। सच में, ये बोल के उसने मक्कारी से अपनी नजरें आलिया के शरीर पे ऊपर से नीचे घुमाने लगा। ये देख के अब तक जो आलिया बिन हलचल के खड़ी उन सब की बकवास सुन रही थी, उसके चेहरे पे एक खतरनाक भाव आ गए। वो अपनी गरजती आवाज में बोली, शुक्रिया मेरी इतनी मदद करने के लिए और अपनी और अपने परिवार के बारे में सारे राज खोलने के लिए। तुम्हारा ये कन्फेशन पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अफसोस, उनके मन में जो आर्मी के प्रति छवि थी कि सभी आर्मी ऑफिसर ईमानदार होते हैं, वो हिल गई सिर्फ तुम जैसे लोगों के कारण। लेकिन मुझे तुम जैसे जहरीले नागों के लिए ये करना ही था, ताकि ऊपर बैठे आर्मी चीफ पूरे आर्मी को एक बार फिल्टर जरूर करे, ताकि फिर दोबारा कोई और ईमानदार ऑफिसर किसी और के साजिश में न फंस जाए। ये तो सर्वथा सत्य, गंदे दिमाग वाले हर जगह होते हैं। और एक बात मैं बताना ही भूल गई, जिस प्रॉपर्टी के आप तुम देख रही हो वो तो कभी मिलने से रही, क्योंकि उसको तो मैंने कब का गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया है। जानती थी मैं 1 हफ्ते पहले से ही कि मुझे घातक जहर कई महीनों से दिया जा रहा है और अब इसका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो क्या मैं इसके पीछे का कारण और इसको न खोजूंगी। तभी से मैंने देश के दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया। मुश्किल से मुश्किल मिशन लिया, ताकि जाते जाते भी मैं आप देश के लिए आखिरी योगदान देते जाऊं। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तभी उसके मुंह से ढेर सारा खून बाहर निकला और चेहरा दर्द से और पीला पड़ गया। फिर वो हंसते हैं बोली, देखो सारी दुनिया हम सबको देख रही है। आज तुम्हारे पास न पैसा है न पावर, और इतने सब के बाद तुम दोनों के साथ क्या होगा ये तो तुम दोनों जानते ही होंगे न। तभी वहां कुछ आवाज आने लगी। वो लड़की नीति और उसका भाई पीछे देखे तो पीछे उसके साथ आए लोग बोरी की तरह गिरते जा रहे थे। ये देख के दोनों समझ गए कि वो चारों तरफ से घिर गए हैं। इसीलिए दोनों ने आलिया के ऊपर गन तान दिया और बोली, जो भी है वही रुक जाओ, नहीं तो हम आलिया को शूट कर देंगे। तभी 2 गोली एक साथ चली और नीति और उसके भाई के हाथ से गन छूट गया और 2 ऑफिसर ने उन दोनों को पीछे से पकड़ के बेल्ट से बांध के उनको घुटनों पे बिठा दिया। ये देख के आलिया, जिसने अभी तक खुद को सीधा खड़ा रखा था, वो गिरने लगी। उसके नाक मुंह से और खून निकलने लगा और वो पीछे की तरफ गिरने लगी। उसने अपनी कमर से गन निकाला और अपनी बंद होती आंखों से 2 गोलियां फायर कर दी, जो सीधा जाके नीति और उसके भाई के माथे के बीचों बीच लगी। इसी के साथ वो नीचे अथाह झरने में गिर गई और चारों तरफ शान छा गई। मेजर आलिया वहां एक नाम गूंज गया जो सदियों तक अमर रहने वाला था। उसको लोग खूंखार विलेन के नाम से जानते थे, जो गुनाहगारों को बेदर्दी से काटती थी। उसकी पहचान वो उसके दोनों तलवार थे। उसको सभी आर्मी ऑफिसर से अलग बंदूक के साथ तलवार चलाने की भी परमिशन थी। लेकिन जब वो मरी, उसके साथ उसके दोनों तलवार भी गायब हो गए। ये तो अभी शुरुआत है। अपनी इस कहानी में मैं कुछ नया डाला है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर कुछ कमी का तो हमें अपना सहयोग दे। आधी रात में एक बहुत बड़े महल के एक खूबसूरत कमरे के राउंड शेप बेड पे एक लगभग 16 साल की पतली दुबली लड़की सो रही थी, लेकिन शायद नींद में वो कोई बुरा सपना देख रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, चेहरे पे बेचैनी, पूरे बाल भीग चुके थे, जबकि रूम में असबड़ी चल रहा था। तभी वो लड़की झट से उठ के बैठ गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। कुछ देर सांसों को संभलने के बाद उसने अपने आसपास नजर घुमाया। कमरा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था, जैसे एक प्रिंसेस का कमरा होना चाहिए। वो बहुत हैरान थी और सोच रही थी, ये हो क्या रहा है? क्या मैं मर नहीं गई थी? उस जहर का तो कोई तोड़ ही नहीं था, और अगर था भी तो उसके पास समय नहीं था और न ही उस पे कोई दवा काम करती, क्योंकि उसके बहुत से ऑर्गन फेल हो चुके थे। कुल मिला के मेरे बचने का कोई चांस ही नहीं था, जब तक भगवान खुद आके मुझे जीवन दान न दे। ये मैं क्या सोच रही हूँ? उसने इधर उधर देखा, फिर बेड से नीचे उतरने लगी, लेकिन उसको चक्कर आने लगे। किसी तरह उसने खुद को संभाला। आखिर वो एक वॉरियर थी। जी हाँ, ये कोई और नहीं आलिया थी। वो ड्रेसिंग मिरर सामने जाके खड़ी हो गई। जहां वो नहीं थी बल्कि कोई और दिख रही थी। आलिया की बॉडी एकदम कसी हुई फिट थी, रंग गेहुआ, काली आंखें, बिना इमोशन का चेहरा, आंखों में सख्ती थी, लेकिन इस चेहरे में ढेर सारा मासूमियत। रंग एकदम गोरा, जिसमें गुलाबी रंगत थी। सुनहरी खूबसूरत आंखें, छोटे होंठ, पतली थी लेकिन अपने आप में बेहद खूबसूरत। आलिया हैरानी से इस ऊपर वाले की बनाई सूरत को देखे जा रही थी, लेकिन वो अब भी समझ नहीं पा रही थी, मैं क्यों नहीं हूँ और ये है कौन? अगर मैं हूँ तो ये कौन है? आज एक बेहद शार्प माइंडेड इंटेलिजेंट लड़की बेहद कंफ्यूज खड़ी थी। आज पहली बार वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ यादें रील की तरह चलने लगी, जिससे उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। करीब 1 घंटे के बाद उसने अपनी आंखें खोली, जो थोड़ी लाल हो गई थी। ये तो इस शरीर जैसी दिखने वाली लड़की की यादें हैं, यानी मेरे साथ ऊपर वाले ने मजाक किया है।
माना मैंने बहुतों को मारा है, लेकिन अपने गले पे 2 उंगली रख के ऊपर देख के बोली, आपकी कसम मैंने किसी निर्दोष को नहीं मारा था। तो फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझे एक नोवेल में भेज दिया, वो भी एक विलेन्स के बॉडी में। आइए जानते हैं कि ये आलिया जिसकी बात कर रही है वो कौन है। तो ये है इस बॉडी की रियल ओनर अक्षता ठाकुर, जो अब मर चुकी है और इनकी बॉडी में आ गई है आलिया की सोल, जो इस समय बेहद कंफ्यूज है। शायद इनको अभी समय लगेगा सब एक्सेप्ट करने में। तो आइए जानते हैं कौन है अक्षता ठाकुर और क्या हुआ था इस नोवेल में। वैसे तो आलिया को नोवेल पढ़ने का कोई समय नहीं था और न ही कोई शौक। ये तो उसके दोस्त युवराज ने एक मिशन के दौरान जब एक जगह बैठ के किसी पे नज़र रखनी थी तभी उसने ये नोवेल पढ़ के सुनाया था। इस नोवेल का नाम डेविल्स क्रूएल लव, जिसमें अक्षता हॉस्पिटल में जन्म के समय ही ठाकुर परिवार के बेटी के साथ बदल गई थी। अभी 1 साल पहले ही अक्षता का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, तब सबको पता चला था कि अक्षता ठाकुर परिवार की असली बेटी नहीं है। इसीलिए ठाकुर परिवार ने पूरा जोर लगा के अपनी असली बेटी को खोज निकाला। वो एक मिडिल क्लास फैमिली में थी। वो बहुत मासूम थी, लेकिन अक्षता ने उसको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। उसने बिना किसी के नज़र में आए अनुराधा को बहुत परेशान भी किया था। अनुराधा के मिलने के बाद भी ठाकुर फैमिली ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन अक्षता के मन में इनसिक्योरिटी घर कर गई थी। वो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, इसके लिए उसने इस घर के बड़े बेटे को रिझाने तक की कोशिश भी की कर ली थी, जिसने उसको कई बार माफ़ किया और वार्निंग भी दी थी, लेकिन अक्षता तो पागलपन पे उतर आई थी। ठाकुर परिवार के बेटे जो बहुत खूंखार थे और मिस्टीरियस आइडेंटिटी रखते थे, उन्होंने अक्षता के असली फैमिली के पास भी भेजा था, लेकिन अक्षता जहाँ भी अनुराधा को देखती उसको परेशान करती। एक दिन अनुराधा का जन्मदिन था, जिस दिन पार्टी थी उस दिन अनुराधा गायब हो गई। उसके 1 हफ्ते बाद उसकी लाश बहुत बुरी हालत में सड़क पे मिली, जिसका इल्जाम अक्षता पे आया। उसने बहुत कोशिश की बताने की कि उसने कुछ नहीं किया, कोई उसको फंसा रहा है, लेकिन उन 2 डेविल्स ने उसको 2 साल तक हर तरह से टॉर्चर किया। जब अक्षता बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने खुद की जान दे दी। बाद में सच्चाई पता चला कि ये काम उनके किसी राइवल का था, लेकिन क्या फ़ायदा, 2 घरों की बेटियां मर चुकी थी। हे दोस्तों, इस स्टोरी के आगे के पार्ट्स और एंडिंग अब टेलीग्राम स्टोरी चैनल पर अवेलेबल हैं, इसलिए अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। उंगली से दाहिनी और इशारा पिन मैसेज चेक करना मत भूलना। वहीं मॉडरेट स्टोरी चैनल में ये कहानी मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, वहाँ और भी कई स्टोरीज अवेलेबल हैं जिन्हें आप बिना किसी रुकावट के सुन सकते हैं। उंगली से दाहिनी और इशारा कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, अभी ज्वाइन करें। उसने युवराज से ये भी सुना कि ये सब अक्षता अपनी मर्जी से नहीं करती थी, उसको कोई भड़काता था। लेकिन अक्षता भी थी एक मासूम कम उम्र की लड़की, उसको दुनियादारी नहीं मालूम था, लेकिन उसको विलेन बना दिया गया था। चलो अच्छा है, मुझे अब पता है कि क्या करना है। अब जब मुझे अक्षता ठाकुर की जिंदगी जीनी है तो अपने हिसाब से जीऊंगी। चलिए जानते हैं ठाकुर परिवार के बारे में। ठाकुर परिवार एक रॉयल परिवार है। ये लोग अभी भी राजस्थानी तौर तरीकों के साथ चलते थे। इनके लिए इनकी परंपरा और वचन बहुत मायने रखते थे। ज़्यादातर ये लोग पारंपरिक राजस्थानी पोशाक ही पहनते थे। कभी कभी पार्टियों में उस जगह के हिसाब से कपड़े पहनते थे। दादा सा दादी सा गुंजा बलवीर ठाकुर अपने समय के दबंग हुकुम सा, अपनी पत्नी के आशिक बाहर वालों के लिए एकदम कड़क। इनके 3 बच्चे हैं, राजवीर ठाकुर, रघुवीर ठाकुर, उषा सिसोदिया। बड़े पापा मम्मी नंदिनी राजवीर ठाकुर, अभी के हुकुम सा और हुकुम रानी सा। ये दोनों भी बहुत दबंग है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अच्छों के लिए बहुत अच्छे और बुरों के लिए बहुत ज़्यादा बुरे। चाचा चाची सुनंदा रघुवीर ठाकुर, ये भाई के भक्त है, 59 ठाकुर कॉर्पोरेशन चलाते हैं। इनकी पत्नी नंदिनी जी की बहन है। दोनों भी बहुत अच्छे हैं, अपने भाई और खुद के बच्चों में कोई फर्क नहीं करते हैं। बुआ फूफा जी उषा सिसोदिया और विनोद सिसोदिया, दोनों बहुत चालाक है। इनके पास भी प्रॉपर्टी कम नहीं है, लेकिन इनकी नज़रें ठाकुर प्रॉपर्टी पे जमी है। इनके बच्चे भी कम नहीं है। नंदिनी और राजवीर जी के बच्चे अभियुक्त ठाकुर, ये 1 नंबर के जल्लाद है। ठाकुर एम्पायर को लंदन में रह के संभालते हैं। इन्होंने ठाकुर एम्पायर को लगभग हर देश में फैला दिया है। इनकी कंपनी को वर्ल्ड टॉप में गिना जाता है। ये बचपन से ही अक्षता से दूर रहते थे। इनकी उम्र 26 साल है। बहुत हैंडसम है, सांवला रंग, भूरी आंखें, जिम में बनाई बॉडी, 6 फीट हाइट। अभ्यंत ठाकुर, ये भी अपने भाई के जैसे है, लेकिन इनका नेचर जॉली टाइप का है, लेकिन काम के समय एकदम अपने भाई के जैसे हो जाते हैं। ये अक्षता से बात करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं।
अनुराधा से बहुत प्यार करते हैं। इनकी उम्र 24 साल है। रंग गोरा, काली आंखें, फिट बॉडी। ये भी अपने भाई के साथ बिजनेस में हाथ बांटते हैं। सुनंदा और रघुवीर जी के बच्चे। अनुज ठाकुर 23 साल, इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है। ये भी बहुत हैंडसम है। अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं। अपने भाइयों को आप आइडियल मानते हैं और उनसे डरते भी बहुत है। अनुराधा ठाकुर, इस फैमिली की रियल बेटी, उम्र लगभग 14 साल, रंग गेहुआ, बहुत मासूम और डरी डरी सी रहती है। जिस फैमिली में थी वहाँ भी प्यार में ही पली थी। बाहर के माहौल को देख के इनको बाहर घूमने की आज़ादी नहीं थी। पढ़ने में होशियार है। अक्षिता बहुत मासूम है जिससे सभी लोग इनका फ़ायदा उठ लेते हैं, जो आगे जाके इनके मौत का कारण बना। इनकी फैमिली कौन है अभी पता नहीं, फिलहाल था सभी इनको बहुत प्यार करते हैं। ठाकुर परिवार में सभी जेंट्स के रंग सांवला है, लेकिन उनके पर्सनैलिटी और रौब में और इजाफा करता है। सभी लेडीज का रंग गोरा है। वही अक्षिता जो इन सब से अलग थी, एकदम दूध सी गोरी, सुनहरी आंखें, भूरे बाल, जो उनके खानदान में किसी से नहीं मिलता। यहाँ सबकी आंखें या तो काली है या भूरी। कोई भी अक्षिता को अपने घर से जाने देना नहीं चाहते थे। अक्षिता यानी आलिया यही सब बैठ के सोच रही थी। उसको याद आया कल असली अक्षिता कैसे मरी। कल उषा बुआ जी उससे मिली थी और एक गोली उसको दिया था कि अनुराधा के पानी में मिला देना है, जिससे वो तुम्हारी हर बात मानेगी। और मासूम अक्षिता अपने बुआ जी की बात को मान के अनुराधा के पानी में वो मिला दिया। लेकिन खाते समय उसको खांसी आई, जिससे उसने बिना ध्यान दिए वो ही पानी पी लिया जो अनुराधा के लिए था। और वो एक जहरीला पानी था, जिससे अक्षिता को पता भी नहीं चला और उसकी सांसें रुक गई। ये सब सोच के अक्षिता अपना सर पकड़ के बैठ गई। इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन आगे मेरे साथ कहानी जैसा एंड न हो, मुझे अपने असली परिवार को खोजना होगा। उसने खिड़की के बाहर देखा तो अभी अंधेरा था। वो सोच सोच के बहुत थक गई थी, इसलिए वो वापस बेड पे गई और सो गई। अगली सुबह धूप छन के खिड़की से बेड पे पड़ रही थी। जिस बेड पे सोई अक्षिता बनी आलिया झट से उठ गई। उसने आश्चर्य से इधर नजर घुमाया तो उसको कल रात में हुआ सब कुछ याद आने लगा। उसने घड़ी में समय देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। ये देख के उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसका रूटीन था सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करने का, लेकिन आज सब अलग हुआ। खैर, ये नया शरीर उसके नियमों के हिसाब से नहीं है, उसको एक बार फिर से खुद को वैसा ही बनाना होगा। उठी और सीध वॉशरूम चली गई। फ्रेश होके उसने क्लोजेट से अपने लिए कॉटन का लॉन्ग स्कर्ट, लॉन्ग टॉप और उसके ऊपर से राजस्थानी चुन्नी को बड़े स्टाइल से कैरी कर लिया। वो सीढ़ियों से नीचे आए। आज उसका पहला इंस्ट्रक्शन था ठाकुर फैमिली से। वो गई, सभी को विश किया और अपनी सीट पे बैठ गई। उसके चलने का तरीका, बैठने का तरीका, यहाँ तक कि उसके चेहरे के भाव एकदम न्यूट्रल थे। जबकि अक्षिता हमेशा सबकी अटेंशन पाना चाहती थी। इस समय वहाँ दादा दादी, राजवीर जी, नंदिनी जी, रघुवीर जी और सुनंदा जी, अनुज और अनुराधा थे। सभी की नजरें अक्षिता पे टिकी थी। जब अक्षिता को खुद पे सबकी नजरें महसूस हुई तो उसने सर उठा के देखा तो सभी उसे ही देख रहे थे। ये देख के अक्षिता ने एक आईब्रो ऊपर उठाया और बोली, क्या हुआ है जो आप सब हमें ऐसे देख रहे हैं। उसकी बात पे सभी होश में आए। अनुज जो उसके दाईं तरफ बैठा था उसने झट से उस गाल खींच लिए और मुस्कुराते हुए बोला, वॉव लिटिल सीस, आज तुम कमाल धमाल लग रही हो। आज तो तुम रोज से अलग लग रही हो। मन कर रहा है तुमको छोटा करके अपने जेब में डाल के हमेशा आप पास रख लूं। अक्षिता और फालिया को कभी किसी की इतनी बकवास सुनने आदत नहीं थी, लेकिन फिर उसको अनुज से कोई चिढ़ नहीं हो रही थी। उसने अपनी आंखें छोटी कर ली, जिससे वो और क्यूट लग रही थी। वही बगल में बैठी अनुराधा को आज बहुत चिढ़ महसूस हो रही थी। एक तो उसकी बेइंतहा खूबसूरती, उसके ऊपर से वो उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड थी। बचपन से सभी का प्यार उसको ही मिला। उसके चेहरे की चिढ़ अक्षिता के बाद जैसे तेज नजरों से नहीं बच पाया, जिससे उसके होठ हल्के ऊपर की तरफ मुड़ गए। सुनंदा जी बोली, बच्चे आप दोनों का एंट्रेंस का रिजल्ट कब आने वाला है। अक्षिता कुछ बोलती कि अनुराधा जो अब तक एकदम शांत बैठी थी अपनी मीठी आवाज में बोली, मम्मा 1 हफ्ते बाद आएगा, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। वो ये सब बोलते हुए तिरछी नजरों से अक्षिता को ही देख रही थी। उसको लगा था हर दिन की तरह आज भी ये कुछ न कुछ टोन जरूर मारेगी, लेकिन उसको हैरानी हुई कि अक्षिता ने आज कुछ भी नहीं बोला। सर्वेंट के नाश्ता सर्व करने के बाद सभी ने नाश्ता किया, फिर सभी लिविंग एरिया में जाके बैठ गए। तभी अक्षिता, राजवीर जी अपना गला साफ करते हुए बोला, बेटा अक्षिता आपके असली फैमिली का पता चल गया है। ये सुनते ही अक्षिता ने अपना सर ऊपर किया।
वो तो अभी तक यही सोच रही थी कि वो ये बात कैसे कहे कि उसको अपने असली फैमिली का पता करना है। उससे पहले उसके बड़े पापा ने ही बोल दिया, चलो अच्छा है। उसने अपना सर उठा के अपने बड़े पापा को देखा और बोली, वो कौन फैमिली है बड़े पापा, और कहाँ है? ये दिल्ली की फेमस सहाय फैमिली है, जिनके परिवार का दबदबा राजनीति से लेके एजुकेशन और बिजनेस फील्ड में अपनी मजबूत साख रखता है। इतना बोल के वो चुप हो गए। लेकिन अक्षता एकड़ नॉर्मल रही, लेकिन बाकी सब तो हैरान रह गए कि भला सहाय फैमिली को कौन नहीं जानता। आए दिन प्रेसिडेंट दैनिक की न्यूज टीवी चैनल पे आती रहती थी। रघुवीर जी बोले, आप क्या सोच रही है बेटा, आपका जो डिसीजन होगा हम मानेंगे, आप हमारी बेटी है। अक्षता ने उन सब के फेस को देख के समझ लिया कि वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि वो वहां से जाए। अक्षता ने हल्की मुस्कान के साथ बोली, पापा, बड़े पापा, थैंक यू आपके कंसर्न के लिए, लेकिन मुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए, और मेरे यहाँ रहने से अनुराधा को आप सबकी कंप्लीट अटेंशन मिल नहीं पाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। अक्षता ने बिना भाव के बोला, बड़े पापा, पापा, बड़ी माँ, मम्मा, आप उनको बता दीजिए हम जाने को तैयार है। ये बोल के वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। सभी घर वाले अक्षता को बहुत प्यार करते थे, वो उसका किसी और का बेटी होना पहले ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और अब वो जा रही है। वही इन सब में अगर कोई खुशी से था तो वो थी अनुराधा। वो बुरी लड़की नहीं थी, लेकिन अपने ही परिवार को किसी और को इतना प्यार करते देख उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वही अक्षता अंदर जाके अक्षता का लैपटॉप खोजने लगी। वो लैपटॉप लेके बालकनी में चली गई। उसने अक्षता के यादों से लैपटॉप खोला और जल्दी जल्दी हाथ चलने लगी। उसको ये भी पता चला कि अक्षता ने एक डिजाइनिंग कंपनी बना रखी है, जिसके बारे में अभी कोई नहीं जानता। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इसमें उसके कुछ दोस्त शामिल है। अक्षता ने फाइनेंस और डिजाइनिंग संभाली थी, बाकी डील और मीटिंग वो जाके फाइनल करती थी, प्रेजेंटेशन बनती थी। बाकी मैनेजमेंट, एम्प्लॉय सिलेक्शन, फील्ड वर्क, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाईज, हर चीज उसके दोस्त मैनेज करते थे। वो सभी ईमानदार और होशियार बच्चे थे, जिनको अक्षता के कारण फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, जिससे वो आगे बढ़ सकते थे। ये लोग उसके क्लास के दोस्त नहीं थे, बल्कि ये वो थे जो गलती से अक्षता से टकरा गए थे, जो उस समय बहुत बुरी हालत में थे। तब अक्षता ने उनकी मदद की थी। ऐसे ही लोगों की मदद के लिए अक्षी ने मजाक मजाक में बिल्डिंग खरीदी और जरूरतमंद, ईमानदार और मेहनती लोगों को रखा जो कुछ करने का जज्बा रखते थे। धीरे धीरे इसकी ग्रोथ हुई और अब ये डिज़ाइन कंपनी इंडिया में टॉप 20 में अपनी पोजीशन होल्ड करती है। उसने ये सब देखा और बोली, मानना पड़ेगा, दिमाग तो था तुम में, बस इंसान की नियत पहचानने में तुम फेल हो गई। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ये बोल के उसने मेल चेक किया तो वहाँ कई सारे मेल पड़े थे। उसने सभी को बारीकी से जांच, फिर फोन से एक नंबर डायल किया। उधर से फोन उठा तो अक्षता ने बोला, इन सब मीटिंग्स को शेड्यूल करो, मैं कल ही सारी मीटिंग अटेंड करूंगी। मेक श्योर 2 महीने के अंदर हमारी कंपनी टॉप 5 में आनी चाहिए। वर्कर्स, वर्कप्लेस, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लायर्स सब बढ़ाओ, लेकिन ध्यान रखना क्वालिटी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और गद्दार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, वरना जिस तरह मैंने ये कंपनी खड़ी की है उसी तरह अपने हाथों से बर्बाद करूंगी। इसीलिए अपनी आंखों और दिमाग को खुला रखना और बोलो उनको बच हुआ काम कुछ दिन में खत्म करे, आने वाले काम को अगले 1 महीने में। उसके बाद सभी को उनके मेहनत का पैसा डबल मिलेगा, बोनस और मेडिकल इंश्योरेंस के साथ। और शुक्ला, एक बिल्डिंग देखो और मुझे बताओ वहाँ जरूरतमंद वर्कर्स अपनी फैमिली के साथ रह सके। ये सब काम जैसी हो मुझे रिपोर्ट करो। ये बोल के उसने फ़ोन रख दिया। उसने सभी मेल का रिप्लाई दिया और कुछ डिज़ाइन सबमिट किया, फिर उसको क्लोज कर उसने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एसएफ की हाईली सिक्योर्ड साइट खोली। उसके एक बाद एक क्वेश्चन के अंदर दिया, उसके बाद वो साइट परत दर परत खुलती चली गई। सामने फॉर्म खुला था, उस फटाफट टाइप करना शुरू किया। कुछ ही मिनट में इंटर बात दबा के साइट क्लॉज की। उसने घड़ी देखा तो उसको ऐसे करते हुए 3 घंटे बीत चुके हैं। उसके बाद उसने अपने पुराने नाम से एक आईडी डार्क वेब पे बनाया। उसने बाद उसमें इंटर कर गई। लगभग 1 घंटे बाद उसके फ़ोन पे एक के बाद एक मैसेज टोन बजने लगा। उसने फ़ोन खोल के देख तो उसके अकाउंट में एक के बाद एक पैसा आए जा रहा था। लगभग 80 करोड़ उसने 1 घंटे में कमा लिए। पिछले 2 घंटों में उसने 2 डील साइन किए जिसकी कीमत 30 और 60 करोड़ थी। उसने सब कुछ समेटा और लैपटॉप को भी बंद करके अंदर आई। उसको अब नीचे जाना चाहिए, ये सोच के वो वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर में वो फ्रेश होके बाहर आई। तभी डोर पे नॉक हुआ। उसने डोर खोला तो सामने अनुराधा खड़ी थी। अक्षता ने बोला, तुम यहाँ, कोई काम था क्या? अनुराधा ने बोला, कुछ बात करना है। अक्षता ने उसको अंदर बुलाया। दोनों बालकनी में गए। एक सोफे पे वो एक रानी की तरह बैठ गई, दूसरे पे उसने अनुराधा को बैठने को बोला।
कुछ देर बाद भी जब अनुराधा ने नहीं बोला तो अक्षता बोली, देखो जो कहना है कहो जल्दी, मुझे नीचे जाना है। जो भी समय है वो मैं उनके साथ बिताना चाहती हूँ। अनुराधा ने बोला, हम जानते हैं, चाहे तुम यहाँ से चली ही क्यों न जाओ, सभी के दिल में जो प्यार है वो हमेशा रहेगा। वो लोग कभी भी मुझे तुमसे ऊपर नहीं प्यार कर पाएंगे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ से जाओ। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगी कि तुमको देख के मुझे गुस्सा या जलन नहीं होती थी। मैं हूं तो इंसान ही, ये होना तो साधारण था। लेकिन मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा और नहीं ये चाहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। देखो सभी तुमको बहुत प्यार करते हैं, अगर चाहो तो रुक जाओ, हम बहनें बन के रह लेंगे। ये बोल के वो बड़ी उम्मीद से अक्षता को देखने लगी। अक्षता ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी थी। उसकी इतनी समझदारी वाली बातें सुन के अक्षता को सच में बहुत अच्छा लगा था। उसने गहरी सांस ली और बोली, देखो अनुराधा, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में जो ख्याल थे गलत थे, लेकिन मैं भी कोई अच्छी नहीं रही। तुम्हें इस घर की असली बेटी जान के मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि ये घर, यह के लोग मेरे अपने नहीं है, जिसके गुस्से में मैंने तुम्हें बहुत हद भी किया। लेकिन मैंने खुद को शांत करके बहुत देर सोचा और मैं जान गई तुम्हें तुम्हारा हक मिलना चाहिए। वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं यहाँ रहूंगी। ये सब जो जिंदगी मैंने जी है हकीकत में तुम्हारी थी, और अब समय आ गया है कि मुझे तुम्हारा हक छोड़ के अपने हक के लिए जाना होगा। तुम चिंता मत करो, यहाँ सभी अगर मुझे इतना प्यार करते हैं तो वो दिन भी जल्दी ही आएगा कि सभी के दिल में तुम राज करोगी। रिश्ते जो अपने होते हैं वो समय के साथ और मजबूत होते जाएंगे। अब बातें बहुत हो गई, चलो नीचे। अक्षता और अनुराधा दोनों नीचे चली गई। उनके जाने बाद एक कोने से दो लोग बाहर आए। ये थी सुनंदा जी और नंदिनी जी, जो यहाँ अनुराधा और अक्षता को बुलाने आई थी। लेकिन उनको बातें करता देख दोनों रुक गई। वो जानना चाहती थी कि अक्षता और अनुराधा क्या बातें करती है। जो उन्होंने सुना वो सुन के दोनों के चेहरों पे मुस्कान आ गई। गाइस, छोटी सी अपडेट, इस स्टोरी के आगे के काफ़ी सारे पार्ट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं और आगे भी वही कंटिन्यू होते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, मेरे दूसरे चैनल्स की स्टोरीज भी वहीं मिल जाएंगी। वहाँ पहले से ही काफ़ी स्टोरीज अवेलेबल हैं जिन्हें आप बिना किसी रुकावट के सुन सकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज ध्यान से चेक कर लेना। अगर कुछ समझ न आए तो प्रियांशु नाम से मैसेज कर देना। अब चलते हैं वापस कहानी की तरफ। मैरिज एनिवर्सरी पार्टी। शाम के समय पूरा ठाकुर परिवार हादी खुशी समय भी रहा था। तभी अक्षता न बोला, मम्मी पापा आप दोनों की एनिवर्सरी पार्टी है न 2 दिन बाद, क्या सोच है इसके बारे में? रघुवीर जी ने बोला, बेटा ऐसा कुछ सोचा नहीं है हमने। अक्षता ने दोनों का हाथ पकड़ लिया और बोली, आप दोनों अगर मेरे कारण ऐसा सोच रहे हैं तो मत सोचिए। हम आप दो को खुश देखना चाहते हैं और वैसे भी आप लोग तो दिल्ली में ही शिफ्ट होने वाले हैं न, तो क्या दिक्कत होगी? आपका जब मन करे है बुला लिया कीजिएगा। अगर वहाँ नहीं भी शिफ्ट हुई तो क्या हुआ, आप जब भी मुझे बुलाएगी मैं आ जाऊंगी। वैसे भी इस बार पार्टी की तैयारी अनुराधा करने वाली है, लेकिन सुबह का सरप्राइज मेरी तरफ से रहेगा। उसकी बात सुन के सभी मुस्कुरा देते हैं। ऐसे ही सब प्लानिंग में बिजी होते हैं, लेकिन एंट्री होती है तभी माहौल को खराब करने वाले फैक्टर मिस्टर और मिसेज सिसोदिया यानी हमारी शूर्पणखा बुआ जी की, जो आज फिर अपनी पूरी पलटन को लेके पधार चुकी थी। उषा बुआ, उनके आदरणीय पति, उनके 2 बच्चे, दोनों जुड़वा है जिनका नाम नीलेश और नीलिमा है। दोनों 21 साल के हैं। दोनों एकदम फैशनेबल लेकिन एक नंबर के चतुर चालाक और साथ में निकम्मे। ये तीनों माँ बच्चे हमेशा अक्षता के दिमाग को उल्टी सीधी बातों से भरते रहती थी, जिसके लिए अक्षय बुरी बनती चली है। जुबान भले ही अक्षता के होते थे लेकिन शब्द बुआ और उनके बच्चों के होते। वो लोग अक्षता के कंधे पे बंदूक रख के चलते थे, जिससे वो सब तो आराम से बच जाते थे, लेकिन हर बार अक्षता ही बुरी फंसती थी। उनको शान से आते देख अक्षता के हित के कोने मूड गए। उसने मन ही मन बोला, आए आए बुआ, इस बार ये अक्षता जाते जाते आपको रुला के ही जाएगी। उषा जी आके सबको ग्रीट करके आके बैठ गई। अनुज और अनुराधा ने आगे बढ़ के उन सबको ग्रीट किया। अक्षता ने भी ना चाहते हुए भी सभी को ग्रीट किया, क्योंकि वो अभी कोई क्लेश नहीं कर सकती थी। वो वही सोफे पे अनुराधा के पास बैठ गई। ये देख के नीलिमा और उषा जी की भौहें सिकुड़ गई, लेकिन इस बात पे ज्यादा गौर नहीं किया और वो बातें करने लगी। नीलिमा ने बोला, वैसे दादा सा यहाँ अभी कैसी पार्टी की बात चल रही थी? आप सब तो हमारे आते ही शांत हो गए। उसकी बात सुन के अनुज ने मुंह बनाते हुए बोला, आपको याद नहीं है क्या कि 2 दिन बाद हमारे माँ और बाबा सा की मैरिज एनिवर्सरी है? आप लोगों के पास बहुत समय है एनिवर्सरी पे ऐसी गिफ्ट सोच के लेने के लिए। आप लाया गिफ्ट मैं पार्टी में सभी के सामने गर्व से दिखाऊंगा।
ये बोल के वो चुप हो गया और उन सबको बारी बारी देखने लगा। उसकी बातें सुन के उषा जी हड़बड़ा गई, फिर जल्दी से खुद को संभाल के बोली, अच्छा किया बेटा पहले ही बता दिया, नहीं तो मेरे दिमाग से निकल जाता। लेकिन एक बार हुआ तो हर बार ऐसा ही हो जरूरी तो नहीं। उसकी बात सुन के अक्षता को भी जैसे कुछ याद आ गया, लेकिन उसने फिलहाल उनसे उलझन ठीक नहीं समझा। तभी उसकी नज़र पास बैठी अनुराधा पे गई, जो शांति से नजरें नीचे करके बैठी थी। ये देख के अक्षता को बुआ पे बहुत गुस्सा आया। इन्हीं के उकसावे में अक्षता ने अनुराधा के साथ बहुत कुछ किया था। वो अभी सोच में ही गुम थी कि उसके के में एक आवाज आई, भाभी भैया आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप कल की आई लड़की के लिए इतनी प्यारी बच्ची अक्षता को जान कैसे दे सकते हैं? माना जन्म के वक्त गड़बड़ हुई थी, लेकिन इसमें अक्षता की तो कोई गलती नहीं थी ना। बेचारी बचपन से इस रॉयल परिवार में पली बड़ी, और वो लड़की माना कि वो आपकी बायोलॉजिकल बेटी है, लेकिन वो एक मिडिल परिवार में पली है। देखिए जरा इसको, न इसमें ग्रेस है, न कॉन्फिडेंस, न ही कोई स्किल है। ये भला कैसे हमारी अक्षता से कम्पीट कर सकती है? वैसे भी खून से बढ़कर जज्बातों का रिश्ता होता है। बेचारी हमारी अक्षता बच्ची कितनी नाइंसाफी हुई है उसके साथ। ये बोल के उन्होंने बड़ा दुखी सा चेहरा बना लिया। उनकी बातें वहां बैठ किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वही अनुराधा को बहुत रोना आ रहा था। कोई कुछ कहता कि अक्षता की बहुत ठंडी आवाज आई, बुआ जी देखा जाए तो आपको अनुराधा को सपोर्ट करना चाहिए था, उसको यहाँ के माहौल में ढलने में मदद करनी चाहिए, लेकिन आपने तो बेचारी के कॉन्फिडेंस को और तोड़ दिया। मानती हूँ परवरिश और जज्बातों का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, लेकिन खून का रंग और उसकी काबिलियत कभी कभी जज्बातों पे भारी हो जाती है। आप उसको मौका तो दीजिए। ये बोल के उसने अनुराधा का हाथ पकड़ा और उसको अपने साथ ले गई। उनके जाते ही सुनंदा जी नाराजगी से बोली, जीजी सा माना आप अक्षता को बहुत प्यार करती है, हम भी नहीं चाहते वो यहाँ से ना जाए, लेकिन जीजी सा वो हमारी सगी बेटी है, आप ऐसा कैसे बोल सकती है? वो बच्ची तो यहाँ को ढालने की कोशिश कर रही है। अभी उम्र ही क्या है उसकी, हम उसको सिखाएंगे ना। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोल के वो भी चली गई। उनके पीछे रघुवीर जी भी चले गए, जिसका साफ मतलब था कि वो भी अपनी पत्नी और बेटी से सहमत थे। उनको जाते देख उषा जी और उनके पति का मुंह ब गया। वही नीलेश की नजरें अब अक्षता को कुछ अलग नजर से देख रहा था। उसकी नजरें देख के अक्षता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अभी तमाशा नहीं करना चाहती थी, नहीं तो वो एक मुंह में ही उसका मुंह तोड़ देती। इसीलिए वो अनुराधा को लेके चली गई। उसकी नजरें उसको खुद पे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दादाजी बड़े गुस्से में बोले, उषा ये अब आपका मायका है और यहाँ के फैसले में जब तक आपको शामिल नहीं किया जाए तब तक अपनी राय अपने पास ही रखो। जिसके बारे में बोल रही थी वो इस घर की बेटी है, और अक्षता बच्ची वो कल भी हमारी पोती थी और आज भी है और कल भी रहेगी। इधर अंदर जाके अनुराधा को बोला कि शाम की पार्टी अपने हिसाब से चाहे जैसे ऑर्गेनाइज करो, और बुआ जी की बातों को इग्नोर करो। हम पापा जी से बात करेंगे ताकि वो आपको कुछ टीचर हायर करे, जिससे आप सब कुछ सीख जाए। अभी समय लगेगा लेकिन जल्दी ही सीख जाओगी। और चुप मत रहा करो, जवाब दो लेकिन सही समय पे सही तरीके से, तीखी लेखी असरदार। उसने उस कंधे थपथपाए और चली गई। अक्षता का एक्सीडेंट तोहफा, नीलेश की बदतमीजी। शाम के समय अक्षता गार्डन में झूले पे बैठ के अपने आगे की प्लानिंग के बारे में सोच रही थी। उसने सुबह भी कुछ मिशन कंप्लीट किए, जा उसको और भी ज्यादा पैसे इकट्ठे हो चुके थे। उसने अपनी एक और कंपनी खड़ी करने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने प्लेस भी डिसाइड कर लिया था, बस डील और साइन करना बाकी था। उसको नेशनल सिक्योरिटी एसएफ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से भी अप्रूव का मेल आ चुका था। उसको 1 महीने के अंदर कभी भी वहां रिपोर्ट करना था। वो इन्हीं सब सोचो मेगा थी कि उसको अपने पास किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। उस अपना सर उठाया, साम वाले इंसान को देख के उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये कोई और नहीं नीलेश था। पहले वाली अक्षता होती तो भाई भाई बोल के उससे लिपट जाती, लेकिन ये वो अक्षत नहीं थी जो बहुत मासूम थी और किसी के इंटेंशन नहीं जान पाती। ये एक सोल्जर थी जो लोगों की आंख देख के उसके अंदर क्या है सब पता चल जाता था। और इस समय सामने खड़े लड़के के दिमाग में क्या कीचड़ बना है वो सब जान गई थी, जिससे गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई। नीलेश ने सोचा अक्षता पहले की तरह उसके गले मिले, लेकिन इस बार की अक्षता ने उसके साथ ऐसा नहीं किया। उसने जब देखा कि वो उसके पास नहीं आने वाली तो वो खुद ही उसको छूने के लिए गले लगने के बहाने आगे बढ़ा ही था कि अक्षता ने जल्दी से अपने कदम पीछे कर लिए, जिससे नीलेश के हाथ हवा में ही रह गए। नीलेश ने नाराजगी से बोला, ये क्या है अक्षु, आप आज हमसे दूरी क्यों बना रही है? अक्षता ने उसकी आंखों में घूर के देखा और दांत पीसते हुए बोली, अपनी नजरों की गंदगी को साफ कर लो, नहीं तो इन आंखों को तुम्हारे चेहरे से हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। और प्लीज मैं तुम्हारी कोई बहन नहीं हूँ।
और खबरदार दोबारा हमें हाथ मत लगना। वो मुड़ के जाने लगी कि नीलेश ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी कलाई की मुलायम छुअन को महसूस करके उसको और महसूस करने का मन होने लगा। उसने अंगूठे से उसकी मुलायम स्किन को सहलाने लगा वो और ज़्यादा महसूस कर पाता कि एक तेज झटका उसको महसूस हुआ जिससे वो कई कदम लड़खड़ा गया। उसने हैरानी से साम खड़ी नाजुक सी 16 साल की लड़की को देखा जो आंखों में अंगारे लिए उसी को घूर रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और दांत पीसते हुए बोला था मैंने कि अपनी गंदी आंखें और गंदी नीयत मुझसे दूर रखना, लेकिन लगता है तुम्हारा दिमाग बहुत कमज़ोर है जो सीधी बात समझ नहीं आती। लेकिन कोई ना, मैं ना बहुत दयालु हूँ, जो काम तुम्हारी माँ नहीं सिखा पाई वो मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगी। इसी के साथ उसने नीलेश के उसकी कलाई को पकड़ा जिससे उसने अक्षिता को पकड़ा था और उसको झटके से घुमा दिया। एक कट की आवाज के साथ नीलेश की चीख निकल गई, लेकिन वो उसके मुंह से बाहर निकलती अक्षिता ने पहले ही एक रुमाल उसके मुंह में ठूस दिया। उसने अपना मुंह उसके कान के पास ले जाके बोली, इतनी सी ही उम्र में न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियों और उनके आबरू के साथ खेल खेला है तुमने। ये सब बोलते हुए वो अपने फ़ोन में हर सबूत दिखा भी रही थी और इन सब के प्रूफ मैंने किसी के पास सेव भी करवा दिए हैं, इसीलिए कोई चालाकी चलेगी नहीं। अगर तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ मुझसे उलझे या फिर दोबारा आराधना को परेशान किया तो अगले आधे घंटे में तुम्हारी करतूतें ऑन एयर हो जाएगा। उसके गाल पे हल्के से थपथपाते हुए बोली और मुड़ के वहां से निकल गई। उसकी चाल में एक अनुशासन और एक फौजी का गुरूर झलक रहा था और चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। वही अपने कमरे की खिड़की पे खड़ी आराधना काफी देर से उन्हीं की तरफ देख रही थी। वो कहते हैं न इंसान चाहे जहां पला बड़ा हो लेकिन खून में अपना एक अलग असर होता है, वही बात आराधना के साथ हुई थी। उसको बचपन से ही मर्यादा और आभावों के बेड़ियों में बांध दिया गया था, लेकिन उसका अपना एक टैलेंट था। वो चाहे जितनी मर्जी दूर हो उसको अपनी आई साइट के दायरे में बात करते किसी भी इंसान की लिप्स रीडिंग बहुत अच्छे से आती थी और उनके हाव भाव और चेहरे के सिकन से वो पहचान जाती थी कि मामला कितना गंभीर है। उसके पालक परिवार भी उसको प्यार करते थे और गलतियों पे चप्पल से पिटाई भी होती थी, जैसा आम मिडिल के घरों न अक्सर होता है जिसमें माँ का गुस्सा और प्यार दोनों होता है। उसका एक छोटा भाई भी था जिसके साथ उसने मस्ती की थी। वैसे ही यहाँ आते ही उसने सभी के स्वभाव से सभी का नेचर जान लिया था, जिससे उसको बस हल्के झिझक के अलावा किसी से बात करने में दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बुआ जी और उनके परिवार से वो दूर ही रहती थी, क्योंकि वो जानती थी वो लोग उसके यहाँ आने से छिड़े हुए हैं और उसको नफरत करते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, उसकी आदत और झिझक दोनों थे और कहीं कोने में डर भी था कि बोलने या जवाब देने से कहो सभी को बुरा न लगे। चेक कमेंट सेक्शन गाइज एंड जॉइन आवर टेलीग्राम स्टोरी ग्रुप। वो बुआ जी और उनके फैमिली के आने से अपने कमरे में ही थी और पार्टी की तैयारी के लिए अपने प्लान बना रही थी। तभी वो टहलते हुए खिड़की के पास आई जहां उसने खामोश अक्षिता को देखा। वो उसके पास जाने की सोचती कि उसकी नज़र नीलेश पे गई जो अक्षिता के पास ही जा रहा था। तभी से उसने सब कुछ देखा और लिप्स रीडिंग से सब कुछ समझ भी लिया। उसको आश्चर्य तब हुआ जब उसने अक्षिता के बातों में उसका जिक्र सुना। उसको एक अनजानी खुशी महसूस हुई कि कोई और है जो दिल से उसकी फिक्र करता है। उसने भी घूर के उस नीच गिरे नीलेश को देख और बालकनी का दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। नीलेश ने जब अक्षिता को जाते देखा तो उसके अंदर एक जिद और नफरत की आग भड़क गई, जिसमें वो अक्षिता के पूरे वजूद को खत्म कर देना चाहता था। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पे एक डर ने जगह बना ली। पूरी ठाकुर फैमिली उसके फेवर में है, यहाँ तक कि वो सहानी फैमिली की प्रिंसेस भी है जिनके घर के बेटे एक से बढ़ के एक है और सभी पावरफुल है। फिर सर झटक के बोला, नहीं अभी सही समय नहीं है, लेकिन इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने किसी तरह खुद को खड़ा किया और पार्किंग में चला गया। उसका दर्द समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। उसने घर में किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं की, नहीं तो सभी के सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे और बात अगर आगे बढ़ी तो कहीं अक्षर ने सभी को वो सब दिखा दिया तो नहीं किसी को पर नहीं चलना चाहिए। आखिर उसके पास प्रूफ आए कहाँ से? ये सब सोचते हुए उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसकी कार रुकी और ड्राइवर की आवाज़ आई, सर हम हॉस्पिटल पहुंच गए, आप कहे तो आपके साथ चलें। उसकी बात सुन के उसका गुस्सा जा उबाल मार रहा था। फट पड़ा, अपनी औकात में रहो, जितना तुमसे कहा जाए उतना ही करो, जब तक आदेश ना मिले एकदम शांत रहो। समझ, तुम लोग हम जैसे लोगों के हाथों की कठपुतली है, समझे? जाओ जाके कार पार्किंग में लगाओ। उसने कर के बाहर का रखा और अपने कदम हॉस्पिटल के अंदर बढ़ा दिए। ऐसे हो 2 दिन बीत गए। इन दोनों दिनों में नीलेश वापस ठाकुर मेंशन नहीं आया। उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया और अपने मेंशन निकल गया और वही रह के अपने हाथों को आड़ दे रहा था। बेचारे ने घर के बाहर का भी नहीं रखे।
वो दिन रात अपने गुस्से में उबल रहा था, लेकिन आज उसको जान ही था ठाकुर मैंशन आज पार्टी जो थी। शाम के समय पूरा ठाकुर मैंशन दुल्हन की तरह सजा था। आराधना की पालक माँ और उनकी दोस्त मिल एक वेडिंग प्लानर का छोटा से बिजनेस संभालती थी, लेकिन आराधना के कहने पे उन्होंने बड़े जगहों से सामान उठाया और अपने हुनर और बड़े बड़े प्लानर की वीडियो से उन्होंने अपना अलग तड़का लगाया और आज ये ठाकुर हवेली सबसे अलग सही हुई अपने शान से खड़ी थी। कोई कह ही नहीं सकता था ये किसी अनुभवी प्लानर ने तैयार किया है। और इन सब के पीछे का दिमाग भी अक्षता का ही था। जब उसने आराधना का पूरा बायोडेटा निकाला था, इसीलिए उसने आराधना को ही काम सौंपा था। वो जानती थी वो लोग बहुत सीधे और ईमानदार लोग हैं और ऐसे लोगों को वो एक मौका जरूर देती। इससे उनके आगे एक से बढ़ के एक रास्ते खुलने वाले थे। सभी अपने अपने कमरों में रेडी हो रहे थे। आराधना अपने रूम के बालकनी न खड़ी होकर गार्डन को ध्यान से देख रही थी। वाकई इसमें उसकी भी मेहनत थी। अक्षता ने तो सिर्फ आइडिया दिया। उसने बोला था खुद को मजबूत बनाना है तो चैलेंज को कोई यूं ही नहीं सम्मान देता। ये मौका दिया है, उसको साबित करो और अगर ख को साबित कर लिया तो इससे दो काम होंगे। पहला, अपने पालक माँ पापा के लिए अपनी तरफ से कुछ कर पाओगी। दूसरा, बोलने वालों के मुंह को बंद कर पाओगी। आराधना ने बोला हम दोनों की उम्र एक ही है, लेकिन दोनों की सोच में बहुत ज्यादा अंतर है। उसने गहरी सांस ली और अंदर आके आईने के सामने खड़ी हो गई। आराधना का गेहुआ रंग, काली साफ मासूम आंखें, 16 साल की लड़की जो अभी पूरी विकसित नहीं हुई थी, आज एकदम राजकुमारी लग रही थी, जो कि वो जन्म से ही थी। नीले रंग का लहंगा पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने लंबी गहरी सांस ली, क्योंकि आज सिर्फ एनिवर्सरी ही नहीं बल्कि आज उसको दुनिया के सामने उसे उसकी असली पहचान मिलने वाली थी। इसीलिए आज से उसकी दुनिया पूरी बदलने वाली थी और वो इस बदलाव के लिए तैयार थी। लेकिन मन के अंदर एक डर भी बसा था। वो कमरे से बाहर निकल के वो अक्षता के कमरे की तरफ मुड़ गई, जो उसके कमरे से 2 कमरा दूर था। बीच में स्टडी रूम और उसके भाई का कमरा था। उसके बाद अक्षता का कमरा था। लेकिन आज अक्षता की यहाँ आखिरी रात थी, क्योंकि आज की रात साहनी फैमिली भी आने वाली थी और कल अक्षता यहाँ से जाने वाली थी। कंटिन्यू। आज के पार्ट में इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।